हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जितने भी VI के स्टूडेंट हैं उन लोगों का थर्ड पेपर चल रहा है। थर्ड पेपर का आज सेकंड क्लास है, ठीक है। क्योंकि मैं सीनियरिटी से आप लोगों को पेपर वाइज पेपर कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं ताकि आप लोगों को परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी ना हो। लेकिन इसके लिए आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, प्रतिदिन क्लास अटेंड कीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी हमारे जितने VI के स्टूडेंट हैं वो वीडियो देखने के मामले में काफ़ी पीछे है। उन लोगों का व्यू अच्छा नहीं आ रहा है, वो लोग ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो कृपया आप लोग कम से कम ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज जो हमारा है पेपर थर्ड का सेकंड क्लास है और टॉपिक हमारा है स्कोप, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग EVS एंड सोशल साइंस, ठीक है। अब यहां पर है कि EVS का मतलब क्या होगा। EVS का मतलब होता है इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है। एक बार आप लोग समझ जाइए कि EVS का मतलब होता है इन्वायरमेंटल स्टडी। तो क्या उसका स्कोप है, क्या नेचर है, क्षेत्र है, प्रकृति है। और टीचिंग ऑफ EVS एंड सोशल साइंस, और क्या हम लोग आज पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, ठीक है। मानवीय ज्ञान के अनेक वर्गीकरण किए गए हैं। उसमें सर्वोत्तम वर्गीकरण ज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान। हमारे जीवन में बहुत सी चीजों का काफी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान। जो प्रकृति प्रदत्त चीज हमें मिलती है उसका सुखद अनुभूति और आनंददायक आर्टिफिशियल चीज से पूरी नहीं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रकृति ने हमें पर्वत दिया है, झरना दिया है, नदी दिया है, हमारी आंखों को दिया है। ये सब चीजें कितना भी आप आर्टिफिशियल चीज का यूज करें वो आनंद नहीं मिल सकता है, ठीक है। अभी देखिए भगवान का ये मौसम, हल्की ठंड शुरू हो गई, ये जो आपको सुखद अनुभूति देगी वो AC आपको नहीं दी सकती है। तो उसी के बारे में है क्या कि प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया गया है। मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया गया है, और सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति विज्ञान का संबंध सृष्टि के दृष्टिगत विषयों से होता है। प्रकृति विज्ञान का संबंध किससे होता है कि जितने सृष्टि पर हम चीज देख रहे हैं उससे होता है। इसके अंतर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, वनस्पति शास्त्र इत्यादि आते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का संबंध उन विषयों से होता है जो मानव समाज के अद्भुत एवं उद्भव, संगठन तथा विकास पर प्रभाव डालते हैं। और सामाजिक अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है कि जो हमारा मानव संगठन है, हमारा उद्भव है, समाज में कैसे रहना है या किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पर प्रभाव डाला जाता है, ठीक है। अब है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य क्या है। मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में आ गया कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना, छात्रों में प्रजातांत्रिक आदर्शों का विकास करना, छात्रों को वातावरण का परिचय कराना, बालकों को परस्पर सहयोग एवं आत्मनिर्भरता का ज्ञान प्रदान करना, बालकों को अपने क्षेत्र का ज्ञान कराना और उसके महत्व से परिचित कराना। जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है तो उसके भौगोलिक क्षेत्र, आसपास के जो क्षेत्र होता है उसके बारे में नॉलेज, जानकारी देना।
इसके बाद है मानव जीवन के उपयोग में आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं का ज्ञान कराना। अब देखिए, हर एक डिटेल पर डिफाइंड किया जा सकता है, लेकिन आप लोग उतने छोटे बच्चे नहीं हैं, आप लोग अब टीचर बनने जा रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग टॉपिक देखिए और टॉपिक पर आप अपना भी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे है मानव जीवन के उपयोग में आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं का ज्ञान कराना। कोई भी बच्चा है तो हमारे आसपास में क्या प्राकृतिक चीजें हैं उसका ज्ञान कराने के लिए दिया है। ठीक है, अब है छात्रों को देश, पास पड़ोस, काबा वाली ज्ञान कराना, छात्रों को विशेष प्रकृति क्षेत्रों की जानकारी देना। ठीक है, अब है अच्छी नागरिकता का विकास। अब इस टॉपिक पर थोड़ा देख लीजिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में नागरिकता के गुणों का विकास करना अति आवश्यक है। क्या है कि प्रजातंत्र का विकास करने के लिए नागरिकों में अच्छी गुणतंत्र विकास करने के लिए किसका महत्व है? सामाजिक अध्ययन का मुख्य स्रोत माना गया है। औद्योगिक क्रांति के कारण सामाजिक संगठन पर भी प्रभाव पड़ा है। चिन्ह परिवार धर्म समुदाय को काफी क्षति पहुंचाई है। नगरों में अनेक व्यवसाय पनपने लगे हैं। गांव में सीमित भूमि होने के कारण और जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण लोगों ने घर को छोड़कर नगरों में रहना आरंभ कर दिया है, जिससे नगरों में भी आवास की समस्या हो गई है। तनाव बढ़ रहे हैं, इसीलिए सामाजिक अध्ययन में अच्छी नागरिकता की शिक्षा देने का महत्व बढ़ गया है। ठीक है, अब है हमारा अगला टॉपिक, मानवीय जीवन का विकास। अब सामाजिक अध्ययन पढ़ने से मानवीय जीवन का विकास कैसे होता है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य मानवीय समाज की व्याख्या करना है। जो हमारा समाज है उसके बारे में, जहां का जो समाज है, जैसे क्वेश्चन आता है कि अनुशासन किसे कहते हैं। अब हर एक लोग अपने अपने विचार से अनुशासन की परिभाषा रखते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट परिभाषा मेरे समझ से कि जहां का जो जैसा नियम है उसी के अनुसार चलना ही क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। अब मान लीजिए कि भारत में दाईं ओर रोड के चला जाता है, अगर दूसरे देश में जाओगे तो वहां का नियम है कि बाईं ओर चला जाता है, तो वहां का रूल फॉलो करना आपका वहां का अनुशासन माना जाएगा, यहाँ का रूल फॉलो करना यहाँ का अनुशासन माना जाएगा। तो इसीलिए अनुशासन की परिभाषा क्या हुई कि जहां का जो जैसा नियम है उसी के अनुसार चलना ही अनुशासन है। तो उसी प्रकार सामाजिक अध्ययन शिक्षण का विशिष्ट उद्देश्य मानवीय समाज की व्याख्या करना। तो मानवीय समाज में जैसे आस पड़ोस, इसके बाद जिले स्तर की, इसके बाद राज्य स्तर की, इसके बाद देश स्तर की, हर एक प्रकार की संस्कृति विरासत के बारे में बच्चे की जानकारी उपलब्ध कराना। मानव ने इस सृष्टि पर जीवन में कैसे आरंभ किया, मानव की उत्पत्ति धरती पर कैसे हुई, आदि मानव से आज के मानव में जो परिवर्तन आए हैं उनका रहने के राम शरण, खान पान, भाषा, व्यवहार, सभ्यता एवं सरकारी में आए बदलाव की कहानी कितनी पुरानी है, इसकी जानकारी बच्चों को देना। मानवीय व्यवहार से मानवीय प्रवृत्तियों में सामंजस्य की स्थापना की आवश्यकता ने कैसे आविष्कारों को जन्म दिया है। मानव को इस आधुनिक रूप की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि यही जानकारी उन्हें सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार करेगी। ठीक है, अब है ज्ञान प्रदान करना। क्या है? बच्चे में उस टाइप का ज्ञान प्रदान करना। कैसे? स्कूल बालकों को अच्छा नागरिक बनाना चाहता है। प्रत्येक विद्यालय बालों को क्या चाहता है कि अच्छा नागरिक बने। उन्हें ज्ञान प्रदान करना अति आवश्यक है। ज्ञान स्पष्ट चिंतन और उचित निर्णय के लिए बहुत आवश्यक है। छात्रों को समाज में अनेक रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता तथा नियम आदि से परिचित कराना बहुत आवश्यक है।
इस प्रकार के ज्ञान से छात्र अपने भविष्य के जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कैसे? सामाजिक विज्ञान विषय में दृष्टिबाधित बालकों के शैक्षिक निहितार्थ। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षणिक निहितार्थ के बारे में विस्तृत से चर्चा कीजिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया, या दीर्घोत्तरीय आ गया या लघुत्तरीय, तो जब आप वीडियो देखेंगे, क्लास अटेंड करेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या क्या है शैक्षिक निहितार्थ। शिक्षा के क्या निहितार्थ है? शैक्षिक निहितार्थ में शिक्षक एवं अधिगमकर्ता की भूमिका को समझ सकेंगे। क्या होगा कि जो शैक्षणिक मार्गदर्शन दिया जाएगा बच्चों को, उसमें वो जो सुनेंगे तो हमारे समाज के या विज्ञान के बारे में उसकी निहितार्थ, मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वास्तव में एक सिद्धांत है जो अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति कैसे सीखता है यह ज्ञात होता है। उसमें पढ़ाएंगे तो उसे पता चलेगा कि व्यक्ति किसी चीज को कैसे सीखता है। ये सब शैक्षणिक निहितार्थ में शामिल है। अगला है शैक्षिक हस्तक्षेप। अगला टॉपिक क्या है? शैक्षिक हस्तक्षेप। यह उन क्रियाओं में समाहित करता है जो छात्र शिक्षा के माध्यम से अभिन्न विकास को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। शैक्षिक हस्तक्षेप कोई शैक्षणिक कार्रवाई नहीं है। ये नहीं कि शैक्षणिक हस्तक्षेप कोई कार्रवाई है, शैक्षिक कार्रवाई है, लेकिन रणनीतियों की एक श्रृंखला है। क्या है? एक दृष्टिबाधित या दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल श्रृंखला, नियम बनाए जाते हैं, मतलब रणनीति बनाई जाती है, जो एक कार्यक्रम का हिस्सा हो सकता है। बच्चे को पढ़ाने में क्या हो सकता है? कार्यक्रम का हिस्सा हो सकता है। वो देखे और छात्र की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब है दृष्टिबाधित बालकों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अर्थ, क्या उसके अर्थ है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में तथ्यों का विश्लेषण एवं संश्लेषण किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में क्या करते हैं हम लोग? तथ्य का विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में हम लोग व्याख्यान देते हैं। ठीक है, तथा कार्य करने की विधि एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। अब उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्य प्रणाली की विधि और कार्य करने की विधि इत्यादि की जानकारी दी जाती है। सामाजिक विज्ञान तथ्यों के कारण एवं परिणाम का संबंध स्पष्ट करता है। ये तो आप लोगों को पता है कि सामाजिक विज्ञान में तथ्य के कारण और संबंध, परिणाम सब क्या होता है? लिखित होता है, स्पष्ट होता है। साथ ही समानीकरण करता है और व्यवहारिकता का ज्ञान प्रदान करता है। अब है दिव्यांग बच्चों के या दृष्टिबाधित बच्चों के सामाजिक विज्ञान शिक्षण का महत्व क्यों है। इस विषय का अध्ययन कर आत्मसात करने से व्यक्ति को समाज में रहने की समझ विकसित होती है। बहुत लोग क्या करते हैं? अपने आप को आत्मसात करते हैं। तो जब आप विषय पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो समाज में रहने की क्या होगी? समझ को विकसित करेगा। एक मानव का दूसरे मानव के प्रति, मानव का पशु पक्षियों तथा मानव का पर्यावरण के प्रति सामाजिक कार्यों और दायित्वों की समझ विकसित होती है। हमारा पशु के प्रति क्या दायित्व है, पर्यावरण के क्या प्रति दायित्व है, जीव जंतु का पर्यावरण के प्रति क्या दायित्व होता है, ये क्या होता है कि बच्चे समझ सकेंगे और इससे विकसित समाज का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? विकसित समाज का निर्माण होता है। अब है सामाजिक विज्ञान विषय में शैक्षिक निहितार्थ। सामाजिक विज्ञान विषय में शैक्षिक निहितार्थ क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोजन विधि का विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि
एवं सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव का अध्ययन है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धि एवं सामाजिक व्यवहार पर परंपरागत विधि के सापेक्ष सार्थक अंतर पाया जाता है, जैसे प्रयोजन विधि, सामाजिक व्यवहार, शैक्षणिक उपलब्धि, सामाजिक विज्ञान। ठीक है। अब है शैक्षिक निहितार्थ। इन बच्चों के शैक्षिक निहितार्थ क्या है? अब शैक्षिक निहितार्थ के बारे में आप लोग देखिए। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान विषय की शैक्षणिक प्रक्रिया में शिक्षण विद्या चयन में सहयोग प्राप्त करना। ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों को अधिगम स्वरूप प्राप्त ज्ञान को बाह्य जीवन परिस्थितियों से जोड़ने में सहायता। मान लीजिए कि आप किसी चीज को बच्चे को सिखा रहे हैं। अधिगम मतलब क्या होता है? सिखलाना, बतलाना। तो आपके अंदर क्या क्या जानकारी है वो चीज बच्चे को किसी कार्य प्रणाली के मदद से या अपने व्याख्यान की मदद से उस चीज को बच्चे को सिखलाना। ठीक है। तीसरा है विद्यार्थियों में समानता एवं समूह कार्य करने की प्रवृत्ति पर फल मिलता है। चौथा है विद्यार्थियों के लिए कचाकच का वातावरण रचनात्मक एवं सहयोगात्मक बनाने में सहायक। ठीक है। फिफ्थ नंबर है परंपरागत विधि एवं प्रयोजन विधि पर आधारित शिक्षण का सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में पूर्व प्रशिक्षण के आधार पर विशेष विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि का अध्ययन कराना। मान लीजिए कि आपको प्रशिक्षण मिलता है कि आपको कैसे विज्ञान का विषय पढ़ाना है, सामाजिक अध्ययन का विषय पढ़ाना है। वैसे आप प्रशिक्षण के आधार पर क्या करना है कि विशेष विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धि का अध्ययन कराना है। ठीक है। अब 6 नंबर क्या है? परंपरागत विधि एवं पूजन विधि पर आधारित शिक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धि का अध्ययन कराना। ठीक है। अब है इसमें अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है कि सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षण में होने वाले दृष्टिबाधित बालकों की समस्याएं। सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षण में क्या क्या दृष्टिबाधित बच्चों की समस्याएं होती हैं? देखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है या आ भी सकता है। इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण में दृष्टिबाधित बालकों को होने वाली समस्याएं निम्नलिखित है। अब क्या क्या है आप लोग देखिए। ऐसे बच्चों के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सामाजिक शिक्षण और पर्यावरण शिक्षक में क्या क्या परेशानी आती है? देखिए, पहला है शारीरिक निरोगता, मतलब शारीरिक रूप से निरोग नहीं रहते हैं। दूसरा है मानसिक निरोगता। तीसरा है रुचि का अभाव। चौथा है प्रेरणा का अभाव। पांचवा है विषय के प्रति उदासीनता। 6 नंबर है शिक्षक की शिक्षण विधि, मतलब आपकी अगर शिक्षण विधि उस लायक नहीं है, सामान्य बच्चों की तरह आप पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। 7 नंबर है शिक्षक का व्यवहार। 8 नंबर है सरकारी उदासीन अभाव। 9 नंबर अभिभावक का दृष्टिकोण। 10 नंबर व्यवसायिक उन्मुखता। 11 नंबर संस्थानों का अभाव। अब संस्थान के अभाव भी, हर एक संस्थान तो ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वैसे संस्थान भी उस बच्चे को मिलना चाहिए। अगला है प्रयोगशाला का अभाव। ठीक है। अब इसमें क्या है? अब देखिए, शारीरिक निरोगता। बालक जब शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता है या उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, जैसे बालक का दृष्टि बाधित होना, श्रवण बाधित होना, मानसिक मंदिरजा, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया इत्यादि प्रकार की निरोगता जब उत्पन्न होती है, तब उस कंडीशन में बालों को शिक्षण ग्रहण करने में काफी क्या होती है? समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब है मानसिक निरोगता। मानसिक निरोगता सभी बालकों की मानसिक दशा एक समान नहीं होता। जैसे टर्मन के अनुसार 100 में से 2 लोग प्रतिभाशाली, 7 लोग प्रखर बुद्धि वाले, 16 लोग तीव्र बुद्धि के और 50 सामान्य बुद्धि के होते हैं।
फिर 16 मंद बुद्धि, 7 निर्बल बुद्धि, 2 जड़ बुद्धि यानी मूर्ख। ठीक है, यानी सबकी बुद्धि लब्धि एक समान नहीं होती है, अर्थात मानसिक योग्यता के कारण भी बालक को शिक्षण में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब है रुचि का अभाव। जो बालक के अंदर विषय वस्तु के प्रति रुचि का अभाव होता है तो वहां पर भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर शिक्षक को बालकों के अंदर रुचि उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि थार्नडाइक महोदय क्या है, ये शिक्षाविद है। थार्नडाइक महोदय के तत्परता का नियम यह कहता है कि जब कोई बालक या व्यक्ति या प्राणी किसी भी कार्य करने के लिए उसी समय तत्पर हो जाता है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना संभव हो जाता है। अब मान लीजिए कि परीक्षा में क्वेश्चन आपका आ गया कि जब कोई बालक या व्यक्ति या प्राणी किसी भी कार्य करने के लिए उसी समय तत्पर हो जाता है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना संभव हो जाता है। यह कथन किसका है? अब एक नाम उसमें रहेगा थार्नडाइक और 4 नाम और रहेगा 3 नाम। तो क्या होगा कि आपको विकल्प चुनना पड़ेगा कि ये कथन किसका है, तो थार्नडाइक का है। ठीक है, अब है प्रेरणा का अभाव। जब बालकों के अंदर प्रेरणा का अभाव होता है तो इस समय भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब शिक्षक बालक के अंदर प्रेरित वातावरण पैदा नहीं कर पाता तो बालक का भाव उस कार्य को सीखने के प्रति भाव सकारात्मक नहीं हो जा पाता, क्योंकि यह बात निश्चित है कि किसी भी अधिगम को प्राप्त करने के लिए उस सबसे सही रास्ता प्रेरणा ही है। हमेशा शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय यानी कक्ष में हमेशा प्रेरित वातावरण रखना चाहिए, क्योंकि कक्षा का वातावरण जितना प्रेरित होगा बालक का शिक्षण उतना ही सकारात्मक देखने को मिलेगा। प्रेरणा के अभाव में बच्चों को समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब है विषय के प्रति उदासीन का भाव। इसका तात्पर्य है बालक सामाजिक विषय या पर्यावरण विषय के प्रति बहुत उदासीन होता है, यानी कम समय देता है। अन्य विषय को पढ़ने के लिए तो वो पूरा ध्यान देता है, लेकिन जब बात आती है पर्यावरण या सामाजिक विषय की तो बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। अब है शिक्षक की विधि। शिक्षक की विधि भी क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। जब एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण का कार्य किया जा रहा है तो शिक्षक का शिक्षण विधि भी वालों को अधिक प्रभावित करती है। मान लीजिए कि आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपका शिक्षण विधि काफी मायने रहती है, उसे प्रभावशाली बनाना आपका दायित्व होता है। अब है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक के व्यवहार से तात्पर्य यह है कि शिक्षक को पढ़ाने का तरीका कैसा है। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि आप उसे चॉकलेट मिठाई खिलाइए, आप बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, एक तरीका है जिसको पढ़ाने के लिए शिक्षक किस प्रकार से काम में लेता है, इसके व्यवहार पर निर्भर करता है और व्यवहार के अंदर उसकी सारी चीजें आ जाती है। जैसे उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, उसका नैतिक व्यवहार कैसा है इत्यादि। ठीक है, अब है सरकारी उदासीनता का भाव। अब देखिए टॉपिक बाय टॉपिक ये चर्चा है। ठीक है, सरकारी उदासीनता से तात्पर्य यह है कि सरकारी उदासीनता का प्रभाव सामाजिक अध्ययन पर भी पड़ता है, कहीं इससे ज्यादा बालक के अधिगम पर भी पड़ता है, क्योंकि अन्य विषय से संबंधित सरकार के द्वारा सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे भाषा अधिगम से संबंधित, प्रत्येक विषय से संबंधित कार्यक्रम किए जाते हैं। विज्ञान से संबंधित मेला लगता है, लेकिन सामाजिक विषय के लेकर इस प्रकार का ज्यादा कोई काम देखने को नहीं मिलता है। विज्ञान मेला लगता है ना, लेकिन ऐसे मेला नहीं लगता है। ठीक है, अब है व्यवसाय की उन्मुखता। उन्मुखता से तात्पर्य किसी भी विषय के प्रति दृष्टिकोण। यहाँ सामाजिक विषय के प्रति उन्मुखता से तात्पर्य यह है जैसे बालक अन्य विषय लेके पढ़ता है तो व्यवसाय नजर आता है। जैसे बालक यदि साइंस विषय से पढ़ रहा है तो डॉक्टर, मैथ विषय से पढ़ रहा है तो इंजीनियर, कॉमर्स से पढ़ रहा है तो सीएस इत्यादि।
उसके बनने की क्या रहती है, संभावना रहती है, लेकिन सामाजिक अध्ययन से पढ़ने पर उसका व्यवसायिक मतलब भविष्य का फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब है अगला टॉपिक, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में दृष्टिबाधित बालकों के लिए अनुकूलन एवं समायोजन। ठीक है, क्या अनुकूलन होना चाहिए और क्या समायोजन होना चाहिए। अनुकूलन का अर्थ, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम अनुकूलन अलग अलग संशोधन है जो एक पाठ्यक्रम के लिए किए जाते हैं ताकि इसे प्रत्येक छात्र की जरूरतों और विशेषताओं के अनुकूल बनाया जा सके। विशेष रूप से स्कूल सामग्री को आत्मसात करने या अनुभव करने के लिए विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन को अंजाम देते समय प्रत्येक छात्र की सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे इसीलिए सबसे सुलभ सामग्री को उजागर किया जाना चाहिए। अब इसमें है विशिष्ट बालकों हेतु पाठ्यक्रम अनुकूलन। अब मान लीजिए कि विशिष्ट बालक है, उसके लिए पाठ्यक्रम क्या अनुकूलन होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में अनुकूलन का अर्थ समान बालकों की शिक्षा के साथ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा को सामंजस्यपूर्ण, समायोजन युक्त तथा समरस बनाने में अनुकूलता लाना है। विशेष बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने में सामान्य बालकों की गति अवरोध का सामना करना पड़ता है तथा कम दृष्टि वाले, कम सुनने वाले, अस्थि बाधाओं से पीड़ित, चलने, उठने, लिखने आदि में कमजोर एवं मंद बुद्धि वाले या धीमे अधिगमकर्ता से शिक्षण के तेज गति, कठिन विषय प्रसंग, शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे छोटे अक्षर, शिक्षक की आवाज का अनुकूल न होना, बैठने की सीट का आरामदायक न होना, पेन या कलम पकड़कर लिखने में परेशानी अनुभव करना इत्यादि भिन्न भिन्न अवरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है, विषय शिक्षण के साथ साथ पाठ्यक्रम अधिगम, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, खेलने में आदि में भी विशेष बालक अपनी शारीरिक या मानसिक निष्क्रियताओं के कारण असुविधा का अनुभव करते हैं। यह विसंगति विभिन्न श्रेणी के निःशक्त बालकों की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, शिक्षक को विशेष बालकों की असमर्थताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण में अतिरिक्त अनुदेशन देना तथा अतिरिक्त मार्गदर्शन देकर अनुकूलन करना होता है। उसे शिक्षण की सहायक सामग्री को भी विशेष बालकों के अनुकूल करने हेतु भिन्न भिन्न प्रयत्न करने होते हैं। सारांश में अनुकूल समावेशी शिक्षा में विशेष बालकों को समायोजित करने के प्रयासों को कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब है विशेष बालकों हेतु पाठ्यक्रम अनुकूलन का अर्थ समझने के पूर्व पाठ्यक्रम की संकल्पना को समझना होगा। रॉबर्ट M.W. टेबर्स ने पाठ्यक्रम की संकल्पना इन शब्दों में व्यक्त की है। एक शताब्दी पूर्व पाठ्यक्रम की संकल्पना उस पाठ्यक्रम सामग्री का बोध कराती थी जो छात्रों की निर्धारित की जाती थी, परंतु वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की संकल्पना में परिवर्तन आ गया है। यद्यपि प्राचीन संकल्पना अभी भी पूर्ण रूपेण लुप्त नहीं हुई है, जो पहले की संकल्पना है अभी पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई है, परंतु वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की संकल्पना में परिवर्तन आया है। यद्यपि प्राचीन संकल्पना अभी पूर्ण रूप से लुप्त क्या हुई है, नहीं हुई है। अब है वाल्टर एम मनरो के अनुसार पाठ्यक्रम को किसी विद्यार्थी द्वारा लिए जाने वाले विषयों के रूप में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम की क्रियात्मक संकल्पना के अनुसार इसके अंतर्गत वह सब अनुभव आते हैं जो विद्यालय में शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी लगभग इन्हीं अर्थ में पाठ्यक्रमों को इन्हीं शब्दों में बतलाया। पाठ्यक्रम का अर्थ उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको विद्यार्थियों विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों के अनेक औपचारिक संपर्कों से प्राप्त होता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है।
जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। विशेष बालकों के लिए समावेशी विद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुकूलन से अभिप्राय पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी समायोजन से है। यह अनुकूलन पाठ्य विषयों को लोचदार या परिवर्तनशील बनाकर अनुकूल प्रधान शिक्षण विधियों द्वारा विशेष विषय प्रकरण पर अनुकूलन प्रधान संदर्भ पुस्तकें बालकों को उपलब्ध कराकर विशेष निष्पक्षता के विशेषज्ञ एवं स्रोत शिक्षण के मार्गदर्शन द्वारा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को निःशक्त बालकों के अनुकूल बनाकर सहपाठी की सहायता से विशेष सहायक शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग से आवश्यकता पड़ने पर विशेष कक्षाएं लगाकर समुचित कक्षा प्रबंधन, शाला प्रबंधन आदि विधियों द्वारा संभव है। ठीक है। अब है आवास। किसी के रहने रुकने या काम करने के स्थान को अकोमोडेशन आवास कहते हैं। ऐसे लोग या समूह जिनके विचार अलग अलग है फिर भी आपसे के तालमेल से वे एक संतुष्ट समझौता आपस में कर लेते हैं, तब उसको अकोमोडेशन कहा जाता है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था तो क्या था, थोड़ा लंबा था। अब आप लोग बच्चे नहीं रह गए हैं तो थोड़ा तेजी से तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चों का कोर्स कंप्लीट कराना है। तो आज हमारे सेकंड क्लास का जो मैंने टॉपिक रखा था ये काफी बढ़िया टॉपिक था। इससे संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। अब जो मैंने पढ़ाया है उसके क्या वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन बने हैं वो थोड़ा आप लोग देख लीजिए। देखिए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों को केवल किताबों तक सीमित रखना, प्राकृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सी केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, डी खेल कूद में सुधार लाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए नीचे लिखा है प्राकृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बी नंबर आंसर। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ईवीएस शिक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? ईवीएस शिक्षण इन्वायरमेंटल स्टडी का शिक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है केवल किताबों के माध्यम से, बी प्रयोगात्मक और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से, सी केवल नोट्स देने से, डी श्रुत लेख से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रयोगात्मक और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, थ्री क्या है क्वेश्चन? सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है? ए है समाज की समस्याओं का अध्ययन, बी केवल ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन, सी विज्ञान को बढ़ावा देना, डी पर्यावरण संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए समाज की समस्याओं का अध्ययन। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, ईवीएस में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ऑप्शन क्या है? सामाजिक संबंध, बी भौतिक विज्ञान, सी जैविक जीवन, डी पर्यावरण जागरूकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भौतिक विज्ञान। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ईवीएस का शिक्षण कैसे किया जा सकता है? ठीक है। ए है श्रव्य सामग्री का उपयोग करके, बी केवल लिखित सामग्री के माध्यम से, सी केवल व्याख्यान के माध्यम से, डी चार्ट के माध्यम से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री का उपयोग करके। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है गणित का ज्ञान,
बी है सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता, सी भौतिक का ज्ञान, डी रसायन का ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पढ़ाई में किस तरह का सामग्री उपयुक्त है? ऑप्शन ए है लिखित पुस्तकें, बी श्रव्य पाठ्य सामग्री, सी ग्राफिक्स आधारित पुस्तकें, डी ऑनलाइन वीडियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, श्रव्य पाठ सामग्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब 8 नंबर देखिए। 8 क्वेश्चन क्या है? ईवीएस और सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में कौन सी विधि उपयोगी मानी जाती है? ऑप्शन क्या है हमारा? ए परियोजना कार्य, बी केवल याद करना, सी केवल परीक्षा केंद्रित तैयारी, डी गणना आधारित प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए परियोजना कार्य। ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सामान्य बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना, बी उन्हें अलग थलग रखना, सी केवल खेलों में हिस्सा लेना, डी शारीरिक शिक्षा में सुधार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सामान्य बच्चों की समान शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ईवीएस का अध्ययन बच्चों को क्या सिखाता है? ऑप्शन क्या है? ए प्राकृतिक संसाधनों का महत्व, बी केवल कंप्यूटर का उपयोग, सी गेमिंग की समझ, डी शारीरिक व्यायाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का महत्व। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? ये तो आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है भूगोल, बी इतिहास, सी गणित, डी राजनीति। तो कौन सा सही होगा? इसमें सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी गणित। ये क्या है? सामाजिक विज्ञान में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्या क्वेश्चन है? ईवीएस का पूर्ण रूप क्या है? ये बताया था मैंने आप लोगों को। इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल सिस्टम, एजुकेशनल स्टडीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। ईवीएस के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य किसे प्रोत्साहित करता है? ए बच्चों की जिज्ञासा को, बी केवल रटने की आदत को, सी परीक्षा के अंक बढ़ाने को, डी केवल खेल गतिविधियों को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन ए बच्चों में जिज्ञासा को। ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। सामाजिक विज्ञान किस दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है? ए है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, बी गणितीय, सी केवल वैज्ञानिक, डी केवल व्यक्तिगत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन का? इसका सही आंसर होगा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ऑप्शन ए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किस प्रकार का अधिगम सहायक होता है? ठीक है। ऑप्शन क्या है? ए स्पर्श आधारित, बी दृश्य आधारित, सी केवल व्याख्यान आधारित, डी केवल लिखित परीक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्पर्श आधारित। ठीक है। ईवीएस शिक्षण किस पर केंद्रित होता है? ईवीएस शिक्षण किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन ए है केवल लिखित परीक्षाओं पर, बी प्राकृतिक और समाज के बीच संतुलन पर,
सी तकनीकी विकास पर, डी केवल खेल गतिविधियों पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रकृति और समाज के बीच संतुलन पर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। ईवीएस और सामाजिक विज्ञान का संबंध किससे है? एक केवल पुस्तक ज्ञान, बी जीवन के वास्तविक अनुभवों से, सी केवल उच्च शिक्षा से, डी केवल आर्थिक सुधार से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जीवन के वास्तविक अनुभवों से। अब है क्वेश्चन नंबर 18। दृष्टिबाधित बच्चों के अध्ययन के लिए उपयुक्त माध्यम क्या है? आप लोग जानते हैं क्या होगा? ऑप्शन कह दिया है ब्रेल लिपि, गणना आधारित प्रश्न, सी पेंटिंग, डी खेल अभ्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्रेल लिपि। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19। ईवीएस में कौन सी सीखने की विधि महत्वपूर्ण है? ऑप्शन क्या है? ए प्रश्नोत्तरी, बी प्रयोग आधारित अध्ययन, सी केवल नोट्स याद करना, डी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रयोग आधारित अधिगम। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विज्ञान में सांस्कृतिक जागरूकता किससे संबंधित है? ए केवल खेल से, बी कला इतिहास और परंपराओं से, सी विज्ञान से, डी केवल गणित से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कला इतिहास और परंपराओं से। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईवीएस शिक्षण में कौन सी सामग्री दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सहायक है? ऑप्शन क्या है हमारा? ए है श्रवण सामग्री और स्पर्शनीय मॉडल, बी वीडियो, सी केवल किताबें, डी केवल लिखित प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, श्रव्य सामग्री और स्पर्शनीय मॉडल। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 22। ईवीएस का शिक्षण किस उम्र में महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन क्या है? ए 5 से 10 वर्ष, बी 20 से 30 वर्ष, सी 30 से 40 वर्ष, डी 10 से 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 5 से 10 वर्ष। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री का क्या महत्व है? ऑप्शन है शैक्षणिक उपलब्धि के साथ समता में सहायता करना, बी अलग थलग रखना, सी केवल खेलों में हिस्सा लेना, डी सीमित गतिविधियों में भागीदारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शैक्षणिक उपलब्धि के साथ समता में सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है समाज और उसके परिवेश, बी केवल प्राकृतिक विज्ञान, सी केवल खेल, डी केवल गणित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समाज और उसके परिवेश। ठीक है, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हमारा क्या है? बच्चों में सामाजिक चेतना और पर्यावरणीय जिम्मेदारी उत्पन्न करना, बी केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, सी केवल प्रतियोगिता में सफलता, डी शारीरिक कौशल में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बच्चों में सामाजिक चेतना और पर्यावरणीय जिम्मेदारी उत्पन्न करना। ठीक है, तो आज का हमारा जो VI के बच्चों का थर्ड पेपर का आज का ये सेकंड क्लास था। काफी अच्छा टॉपिक आज के थे, उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया मैंने। फिर मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में आप लोगों के सामने इसके आगे का जो टॉपिक होगा और उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के साथ फिर अगले क्लास में आऊंगा। लेकिन आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लगे कि हम आप लोगों के प्रति जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारा सफल हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।